इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए। या तो आपका कंपोजिशन नंबर लेना है या फिर आपका नॉर्मल स्कीम का नंबर लेना है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को भी शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास से 11 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने सैलरी को हाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इस कोर्स की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसमें बेसिक से लेकर के अकाउंट्स फाइनलाइजेशन और जितने भी तरह के इसमें रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, ITR 1 और ITR 4 के प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से तैयार करना होता है, ये आपको प्रॉपर वे में सिखाया जाएगा। इसमें आपको PDF नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा और ड्यूरिंग द क्लास आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं और आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे इस साइट को विजिट कर सकते हैं और सिलेबस की पूरी जानकारी आप वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, अभी इसमें 40% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन यह डिस्काउंट आपका लिमिटेड टाइम के लिए है। तो दोस्तों, देर ना करें, आज ही इस लाइव क्लास को ज्वाइन करें। नंबर आपका जो जीएसटी का होता है वो आपका दो तरीके से आप ले सकते हैं, राइट। एक तो आपका होता है कंपोजिशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मल स्कीम। हम लोग नॉर्मल को क्या बोलते हैं, रेगुलर भी बोलते हैं। तो आप इसे अगर रेगुलर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अब हमें क्या जानना है भाई, कंपोजिशन को समझिए, बाकी इसके अलावा जो भी नंबर लेता है याद रखिए आपका वो नॉर्मल स्कीम का ही नंबर लेता है। हम लोग सबसे पहले जाते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, पहले इसके बारे में समझिए। ये छोटे जो कि व्यापारी जो होते हैं ये उनके लिए, ठीक है, जो कि स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के होते हैं या स्मॉल आपके प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। हाँ, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ नियम कानून को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपका पहला क्या है, कंपोजिशन स्कीम फॉर ट्रेडिंग कंपनी। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके बारे में क्या जीएसटी का लॉ है अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए जो भी आपका ट्रेडर है या उसका जो प्रोफेशन है उसमें दो चीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज का कि ट्रेडर का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये ट्रेडर यानी कि व्यापारी अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल को सप्लाई नहीं कर सकता। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है जब एक ट्रेडर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट को आउटवर्ड सप्लाई जब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, याद रखिएगा। और अगर विद इन स्टेट अगर हम लेन देन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। जब ये दो बातें अगर उस व्यापारी में है, क्योंकि अभी हम लोग बता रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोफेशन के ऊपर भी, तो अगर ये दो चीजें हैं तो भी वो कंपोजिशन के लिए वो अप्लाई वो कर सकता है, ठीक है। चल, अब जैसे उसने अप्लाई कर लिया, उस व्यापारी को ये नंबर मिल भी गया, अब उसके बाद उसे क्या क्या करना पड़ेगा ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि नंबर लेकर के सिर्फ उसको मोमबत्ती और अगरबत्ती दिखाना, नहीं भाई, मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं दिखाना है, उसको कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज आते हैं, पहले इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, इसका लिमिट थोड़ा सा कम रखा गया, ठीक है। उसका क्या है कि आपका जो कि ट्रेडर है उसके लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है और इसमें कितना है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा बात याद रखिए, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको काम आता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग के लिए 1.5 करोड़ का है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोनों के लिए कंडीशन याद रखिएगा, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो भी वो इंटर स्टेट अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, और अगर ट्रेडर है तो आप जान ही रहे हैं कि वो भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो सर्विस ले सकता है ना, इंटर स्टेट से सर्विस वो ले सकता, रिसीव कर सकता, और जो ट्रेडर है
वो इंटर स्टेट परचेज कर सकता है, लेकिन वो माल सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, ये जब ये दो बातें समझ में आ गई, अब ये इन दोनों भाई साहब को, ये जो दोनों जोड़ी है आपका, एक है ट्रेडिंग कंपनी और दूसरा है सर्विस से प्रोवाइडर कंपनी। सपोज आपने किसी को ये नंबर दिलवा दिया, अब उसे समझाओगे ना कि भाई देखो अब इसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या किसी आपके पास को आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, अरे बाबा आपको क्या क्या करना था लेकिन आपने किया नहीं। अब देखिए क्या क्या इसमें नियम कानून। सबसे पहला तो नुकसान की बात सुनिए, इसमें क्या है, नो आईटीसी अवेलेबल, यानी कि जिसके पास कंपोजिशन का नंबर है उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि नो जीएसटी चार्ज या नो जीएसटी कलेक्टेड बाय द कस्टमर, है ना। आप अपने मन से जैसा इसे आप एक्सप्लेन करो, नो जीएसटी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। तो यहां पर क्या है, नो जीएसटी चार्ज। अब जो भी कंपोजिशन डीलर वाला पर्सन या कंपनी, इंडिविजुअल्स होगा या प्रोफेशन में होगा, वो जब भी बिल इश्यू करेगा विदाउट जीएसटी, वो जीएसटी को रिकवर नहीं कर सकता। तो इसका माने क्या हो गया, तो यहां पर साफ ये पता चल गया, ये दोनों जो आपका कह रहा है ए और बी, इसमें ना ही इनपुट है और ना ही आउटपुट है। एक बात तो क्लियर हो गया ना। तीसरी बात में आ रहा हूं, ऐसे व्यापारी के पक्के बिल पर कंपोजिशन स्कीम लिखा होना चाहिए ताकि दूसरे डीलर को पता चल सके। अब सवाल आपके दिमाग में ये होगा, अच्छा वो तो टैक्स वसूल नहीं कर रहा, इसका माने उसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्या? नहीं, पेट में भी दर्द होगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर ट्रेडिंग कंपनी क्या है, वो हर क्वार्टरली वे में रिटर्न को फाइल करेगी। ठीक है, रिटर्न को जो फाइल करेगी उसका जो फॉर्म है CMP-08, कौन सा फॉर्म है, CMP-08, और कब फाइल करेगी भाई, हर क्वार्टरली वे में। कि फॉर ट्रेडिंग कंपनी क्या करेगी, हर क्वार्टरली वे में अपने कुल सेल का, मतलब तो उसका जो भी सेल होगा उसका 1% वो टैक्स पे करेगी। कौन, कंपोजिशन वाला डीलर वो पे करेगा। तो कितना उसका बढ़ जाएगा, और उसका 0.5% चला जाएगा CGST में और 0.5% चला जाएगा उसका SGST में। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 1%। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, अगर उसने कंपोजिशन का नंबर लिया है तो उसको अपने हर क्वार्टरली का टोटल सेल को वो जोड़ेगा और उसका कितना देगा, वो 6% देगा। और 6% का माने हाफ चला जाएगा आपका SGST में, आपका हाफ चला जाएगा CGST में, राइट। ये तो आपका क्या, वो दोनों आधा आधा बढ़ गया। अब इसके अलावा एक अलग से कैटेगरी इसका फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, अगर कोई रेस्टोरेंट चलाता है और उसने अगर कंपोजिशन स्कीम का नंबर अगर लिया हुआ है तो उसको क्या करना है, अपने टोटल 3 महीने का जो उसका सेल हुआ है, टर्नओवर है, उसको 5% का उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स कहाँ जा रहा है, अपने पॉकेट से जा रहा है, राइट। कंपोजिशन स्कीम के अलावा आप यानी कि ट्रेडर जो भी नंबर जो लेगा ना, वो आपका नॉर्मल स्कीम का ही होगा। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारी की यानी इंडिविजुअल के लिए होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए, अब अगर कोई नॉर्मल स्कीम का नंबर अगर लेता है तो उसको क्या क्या चीज को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, देखिए कि नॉर्मल स्कीम, जिसे हम लोग रेगुलर स्कीम भी कहते हैं, के अंतर के व्यापारी या माल का सेवा जो परचेस करेगा उसमें जो GST पे करेगा उसका उसे इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। जैसे कि आपको पता है कि कंपोजिशन में क्या था, नो ITC अवेलेबल, लेकिन इसमें क्या ITC है। और दूसरा वाला क्या है कि इंट्रा स्टेट एवं इंटर स्टेट वो सभी जगह माल को वो सेल कर सकता। अब इसमें मेरा कोई ये बॉन्डिंग नहीं है कि जैसे उसमें था कि अगर आपने कंपोजिशन का नंबर लिया तो आप केवल विद इन स्टेट ही माल को सेल कर सकते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो हम लोग जो माल सप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई ऐसा यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है, हम कहीं भी माल सेल कर सकते हैं, अपने स्टेट में भी, अदर स्टेट में भी, इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें को अलग से इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया ना। यानी कि जो नॉर्मल जो आपका जो डीलर होता है वो जब भी बिल इशू करेगा, अगर वो पक्का बिल इशू करता है, जिससे हम लोग कच्चा पक्का कहते हैं ना, कच्चा का माने वो टैक्स की चोरी होती है, राइट। तो अगर हम नॉर्मल स्कीम के डीलर हैं तो हम जब भी बिल इशू करेंगे पक्का यानी कि विथ GST, हमें वहां पे GST को इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें जो भी ट्रेडर है या फिर जो भी प्रोफेशन में है
आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटाकर बाकी जीएसटी पे करना होता है। जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू जीएसटी पेपर, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है। और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का कौन सा नंबर लेगा, नॉर्मल स्कीम का जो नंबर लेगा, यही फॉर्मूला को वो अप्लाई करेगा। आउटपुट का माने होता है लायबिलिटी और इनपुट का माने होता है करंट एसेट, जो कि मेरा पैसा पहले से सरकारी खजाने में जमा हो चुका है। तो हम पर जितनी लायबिलिटी बनेगी वो तो हम पे करेंगे, लेकिन इनपुट को सब क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यह फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना है जीएसटी पेबल के लिए। चलिए ठीक है। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या व्यापारी को हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर नॉर्मल स्कीम का आप नंबर लेते हो तो याद रखिएगा आपको हर एक बिल का हिसाब देना पड़ेगा, और वो भी किसका, स्पेशली आपका B2B का। B2B का माने होता है, याद रखिएगा, B2B का माने होता है हम भी सेम वो भी सेम। सेम से मतलब बैगन नहीं है, हम भी है नॉर्मल स्कीम वाले, सामने वाला भी है नॉर्मल स्कीम वाला, हम भी आरटीसी लेते हैं वो भी आरटीसी लेता है, राइट। बहुत सारा इसमें रिटर्न का नाम मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कि 2B को मैंने छोड़ दिया है, 3 और आपका जो 2 है मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि वो अपलोड नहीं करना होता ना। आपको क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है, अच्छा जीएसटीआर 2B को कब अपलोड करते हैं? अरे जीएसटीआर 2B को अपलोड करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते हैं ना। वो तो आपका रिकंसिलेशन के लिए कि हाँ भाई आपको अपना आईटीसी को मिलान करना है, बुक वर्सेस जीएसटी पोर्टल के वहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या करना। अब इसके लिए सबसे पहला क्या है, GSTR1। आप जो बिल का ब्यौरा दोगे ना, चाहे मंथली मोड में दो या क्वार्टरली मोड में दो, तो आपको GSTR1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है आपका GSTR1। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म है आपका GSTR3B, राइट। ये तो दो चीज आपके लिए एकदम मैंडेटरी हो गया। उसके बाद जो एनुअल जो रिटर्न जाता है वो आपका GSTR9 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आप ये जान चुके होंगे कि कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन में।